हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक और सेट लेके आए हैं एनटीपीसी का, जो ओरिजिनल पेपर करवा रहे हैं। 13/1/2021 का आज एनालिसिस देखेंगे। बात करते हैं एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी में दो सेशन आता है। एक जीए का पार्ट आता है जो 40 प्रश्न का एनालिसिस करवाते हैं, और इसी के साथ मैथ का भी सेशन आता है। तो मैथ का भी सेशन देख सकते हैं, वो भी वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि मैथ और जीए में किस हिसाब से प्रीवियस पेपर बना था। साथ में आपको बता देते हैं कि एलपी के लिए, एलपी टेक्नीशियन और जेई के लिए अगर आप फर्स्ट डिवीजन साइंस करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। यहाँ चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री करवाया जा रहा है। अगर इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, अगर आप अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़िए और सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो चलते हैं, आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोसैट को जाना जाता है। एस्ट्रोसैट को जाना जाता है, जो बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर यही बात करिएगा इसरो के बारे में, तो इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था 1969 में। अगर बात करेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलुरु में। और पहला अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष का अगर बात करते हैं तो पहला अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई पहला अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान अध्यक्ष बात करेगा कि प्रेजेंट में कौन है, तो एस सोमनाथ हैं जो प्रेजेंट में इनका अध्यक्ष हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोसैट। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि हुमायूं नामा माध्यम से मुगल कालीन दुनिया का झलक देखने के मिलती है। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, और यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो हुमायूं का क्या है, तो बहन है। अगर हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और प्लस शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। लेकिन अगर बात करते हैं 1540 में, तो 1540 में भी हुआ था, उसको हम कनौज का युद्ध कहते हैं। कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। और वो किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। तो हुमायूं से 2 पॉइंट याद रखेगा कि चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, और 1540 में भी हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। कब? तो कनौज का युद्ध 1540 में। और ये किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम लिखी थी हुमायूं नामा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि सोवियत गणराज्य उससे पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो स्वतंत्रता की घोषणा कौन किया था? तो लिथुएनिया ने किया था। लिथुएनिया ने घोषणा पहले किया था। अगर हम बात करते हैं यूएसएसआर का, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर से। मौलिक कर्तव्य लिया गया था किससे? तो यूएसएसआर से लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग करते हैं? तो बाइनरी का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर कंप्यूटर का बात करेगा तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर कंप्यूटर का बात करिएगा तो इनपुट का अगर बात करेगा तो इनपुट में कौन सा होता है? तो कीबोर्ड हो गया, जो इनपुट का हो गया। फिर माउस और माउस के बाद याद रखेगा स्कैनर है, जो क्या है? इनपुट है। अगर आउटपुट का बात करेगा कि आउटपुट में कौन कौन सा होता है, तो आउटपुट का अगर बात करेगा तो आउटपुट में याद रखेगा मॉनिटर, प्लॉटर याद रखेगा, और साथ में याद रखेगा
स्पीकर। तो मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया और स्पीकर, और एक याद रखेगा प्रिंटर, प्रिंटर ये सब हो गया आउटपुट, इनपुट हो गया। और जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जनक कहा जाता है कंप्यूटर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब, 1969 में। अगर बात करते हैं बैंक में, तो आरबीआई का याद रखेगा कि आरबीआई का एक अधिनियम आया था 1934 में, 34 में एक अधिनियम आया, और इसका गठन कब किया गया था, तो 1935 में गठन किया गया था। अगर बात करेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में। और कौन सा अधिनियम आया था, तो 1934 के एक अधिनियम के माध्यम से 1935 में इसका स्थापना हुआ था। अगर आरबीआई का बात करेगा कि भारतीय गवर्नर कौन था, भारतीय गवर्नर का, तो भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हो गया भारतीय। अगर बोलेगा आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओ स्वर्ण स्मिथ थे जो भारतीय आरबीआई का गवर्नर थे। लेकिन भारतीय आरबीआई गवर्नर पूछेंगे तो सीडी देशमुख थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म। अगर यूएनडीपी का अगर बात करेगा, तो यूएनडीपी का गठन हुआ था 1965 में। 1965 में यूएनडीपी का गठन हुआ था। अगर बात करेगा कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर हो गया। गठन कब हुआ था, तो 1965 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर पूछेगा तो न्यूयॉर्क हो गया। अगर यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा है जो चिपको आंदोलन से प्राथमिक उद्देश्य है। चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है, तो पेड़ों और वनों का बचाना था चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य। अगर चिपको आंदोलन का बात करेगा, तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था यूके मतलब उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। और चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1973 में। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था। अगर बात करेगा कि इसका शुरू किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो चिपको आंदोलन शुरू कौन किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। और कहाँ था, उत्तराखंड के चमोली जिला में। और पेड़ों और वनों को बचाने के लिए अगर चिपको आंदोलन का और सदस्य का अगर बात करेगा, तो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे चंडी प्रसाद भी जुड़े हुए थे, चंडी प्रसाद, और साथ में गौरी शंकर भी जुड़े हुए थे। तो कौन कौन थे, चंडी प्रसाद और गौरी शंकर और सुंदरलाल बहुगुणा शुरू किए थे चिपको आंदोलन। कहाँ, तो उत्तराखंड के चमोली जिला में। कब, तो 1973 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी। किंग जॉर्ज ने तृतीय मद्रास उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी, तो 1800 ईस्वी में करवाया था। 1800 ईस्वी में करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि प्रसिद्ध जलियांवाला बाग में इनमें से किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग जो हुआ था, हत्याकांड हुआ था, वो किस शहर में स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। अगर बात करते हैं जलियांवाला बाग का, तो इस शुरू 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगर बात करेगा कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो उस समय ओ डायर था जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगर बात करेगा कि ओ डायर को 1940 में गोली किसने मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था। कहाँ, तो लंदन में। तो याद रखिएगा कि प्रसिद्ध जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर में पड़ता है। ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
अगर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर ने। गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर, और उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था, तो ओ डायर था। लेफ्टिनेंट कौन था, तो ओ डायर। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ओ डायर था। और ओ डायर को 1540 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन में गोली मारा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की मापन इकाई है। ऊर्जा की मापन इकाई कौन होता है, तो एटीपी होता है। ऊर्जा की मापन इकाई कौन सा है, तो एटीपी है। अगर हम बात करते हैं एटीपी, तो एटीपी कहाँ बनता है, तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में जब पाइरूवेट टूटता है ऑक्सीजन के संपर्क में, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी बराबर होता है एक ग्लूकोज। तो 38 एटीपी बराबर कितना होता है, तो एक ग्लूकोज होता है। और एटीपी बनता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, तो क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र माध्यम से 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब पाइरूवेट ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर यही बात करते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज जब C6H12 और O6 से जाइमेज की उपस्थिति में टूटता है, तो बना देता है C2H5। एक सेकंड बता देते हैं। जैसे ये बताइए कि C6H12 और O6 जब जाइमेज की उपस्थिति में टूटता है, तो C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है। CO2 प्लस H2O का निर्माण कराता है। और ये पूरे प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, तो किण्वन विधि कहते हैं। ये पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब ग्लूकोज को जाइमेज की उपस्थिति में टूटता है तो कौन सा बनाता है, तो C2H5OH का निर्माण करता है, और साथ में CO2 और H2O बाहर निकलता है। C2H5OH को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल कहते हैं। और यही है पीने वाला शराब है। तो पीने वाला शराब कौन सा हो गया, तो इथाइल एल्कोहल हो गया। और इसका क्या बोलते हैं, सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है। साफ से लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं ऊपर में C2H5OH होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि जेनुरम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जेनुरम का पूर्ण रूप होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। कौन, तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू आधी रात 12 बजे रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे और वहीं पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। कब, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में, जहां पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है जो पारंपरिक स्रोत नहीं है। अगर पारंपरिक स्रोत का अगर बात करते हैं, जो परंपराओं से चलता आ रहा है उसको हम पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। और जैसे परंपराओं से कौन चलते आ रहा है, तो कोयला हो गया, एक जीवाश्म हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया। लेकिन अपरंपरागत कौन सा होता है, तो ये हो गया अपरंपरागत हो गया, या आप पारंपरिक बोल सकते हैं। तो आप पारंपरिक कौन सा हो गया, तो पवन चक्की। अगर इसका एग्जांपल बात करेगा तो सूर्य भी कौन सा होता है, तो आप परंपरागत होता है। अगर परंपरागत का बात करेगा तो कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया, जो पारंपरिक है, जो परंपराओं से चलते आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में कहा गया है कि हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। बोला है कि हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है? तो नेशनल रिमोटिंग सेंसिंग सेंटर है जो जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना आगे है? भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्यम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। अगर भारत का मानक समय किस किस राज्य से अगर पार करता है, तो अगर हम बात करते हैं भारत का मानक समय यूपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश होते हुए पार करता है। तो बताइए कि ग्रीनविच मानक समय कहाँ कहाँ से होकर जाता है? तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और साथ में आंध्र प्रदेश हो गया। तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है और ये कितना घंटा है? तो ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटा आगे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई होता है डायोप्टर होता है। और इसको किसे डिनोट करते हैं? तो डी से डिनोट करते हैं। अगर लेंस की शक्ति का अगर बात करते हैं तो P बराबर होता है 1/f जब मीटर में दिया हो। f है जो फोकस दूरी है। अगर वही बात करते हैं कि P बराबर होता है 100/f कब? जब फोकस सेंटीमीटर में दिया हो। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और लेंस की शक्ति का क्या हो गया? तो डायोप्टर हो गया। अगर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का, तो देखिएगा हाइपरमेट्रोपिया को बोला जाता है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को बोला जाता है। अगर मायोपिया का अगर बात करेगा तो मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। किसको? तो मायोपिया को दूरदृष्टि दोष बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। अगर प्रेस बायोपिया होता है कौन सा? तो प्रेस बायोपिया में होता है दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? तो दृष्टि दोष होता है। अगर हम बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष जो होता है इसको उपचार में हम करते हैं अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम एक सेकंड, अगर हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उपचार के लिए उपयोग हो गया। तो हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष, उपचार के लिए उत्तल लेंस। अगर बात करिएगा मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष, और इसके उपचार के लिए हम करते हैं कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस वर्ष में INC लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था कब? तो 1929 में मांग किया गया था। और किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मांग किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था कब? तो 1929 में। अगर बात करेगा कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 1928 में पहुंचा था साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में गठन हुआ था। और भारत कब पहुंचा था? 1928 में। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? रिपोर्ट का अगर बात करेगा तो रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था 1930 में। तो याद रखेगा कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ये अपना भारत का पहुंचा था 1928 में और रिपोर्ट का प्रस्तुत किया तो 1930 में प्रस्तुत किया था। अगर 1931 का अगर बात करते हैं तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगर बात करते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो BR अम्बेडकर जी लिए थे। BR अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा,
इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर की प्रतिशत लगभग कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है, तो 65.46% है। महिला का कितना है, तो 65.46% है। अगर जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना की जो शुरुआत हुआ था वो शुरुआत हुआ था 1872 में और किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ था। लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ था, लॉर्ड मेयो के द्वारा स्टार्ट हुआ था। लेकिन नियमित रूप से जनगणना पूछेगा कि नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुआ, तो 1881 में नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हुआ था। तो नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1881 में, और शुरू कब हुआ था, तो 1872 में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो पंचायती राज संस्थान में किया गया है, पंचायती राज स्थान में किया गया था। अगर बात करते हैं कि पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायत कौन दिया था, त्रिस्तरीय पंचायत का अगर बात करेगा कि त्रिस्तरीय पंचायत दिया था बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत दिया था। और ये कब दिया था, तो 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत दिया था। अगर बात करेगा कि द्विस्तरीय पंचायत किसने दिया था, द्विस्तरीय पंचायत दिया था अशोक मेहता ने दिया था। और ये कब दिया था, तो 1977 में दिया था। एक सेकंड रिपीट कर देते हैं। ये बताइए त्रिस्तरीय पंचायत अगर बोलेगा कि त्रिस्तरीय पंचायत कौन दिया था, तो त्रिस्तरीय पंचायत दिया था बलवंत राय मेहता ने दिया था। कब दिया था, तो 1957 में। अगर हम बात करते हैं द्विस्तरीय पंचायत का, द्विस्तरीय पंचायत दिया था अशोक मेहता ने दिया था। अगर बात करेगा कब दिया था, तो 1977 में दिया था, 1977 में दिया था। अगर यही बात करिएगा लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा का आर्टिकल कितना है, तो लोकसभा का आर्टिकल याद रखिएगा कि 81 में है। राज्यसभा का अगर पूछेगा कि राज्यसभा का आर्टिकल कितना है, तो राज्यसभा का होता है 80 में। अगर पूछेगा कि संसद का आर्टिकल कितना है, तो संसद का कितना है, तो 79 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंचायती राज संस्थान में आरक्षण व्यवस्था किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि आयोडीन है का संश्लेषण की आवश्यक है। आयोडीन किसके संश्लेषण की आवश्यक है, तो थायरोक्सिन। आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण की आवश्यक है। अगर बात करेगा थायरोक्सिन किससे निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थोराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है, तो थोराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन। अगर बात करेगा कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है, तो थोराइड ग्रंथि करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है, तो थोराइड ग्रंथि करता है। और थोराइड ग्रंथि कौन सा है, तो एक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलेगा कौन सा है, तो थोराइड ग्रंथि। और थोराइड ग्रंथि से निकलता है कौन सा, थायरोक्सिन। और ये बताइए थोराइड ग्रंथि है जो बीपी को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन का बात करेगा तो इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। अग्नाशय के बीटा सेल से कौन निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बात करेगा, प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन किसका है, तो फीमेल। दोनों हार्मोन किसका जुड़ा हुआ है, तो फीमेल से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। तो बीज आवरण रहित किनका होता है, तो अनावृत बीजी का होता है। अनावृत बीजी का बीज आवरण नहीं होता है, जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगर जिम्नोस्पर्म को हम बांटते हैं तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, तो एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है थैलोफाइटा और एक होता है ट्रीडोफाइटा। तो अगर हम बात करते हैं एक एक करके, तो आपको पता है कि एक होता है थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा को भी हम बांटते हैं 4 प्रकार में। थैलोफाइटा को कितने प्रकार में बांटते हैं, तो 4 प्रकार में। और इसी में आता है कवक हो गया, इसी में आता है जीवाणु के बाद इसी में आता है शैवाल। कवक जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, और एक होता है लास्ट लाइकेन। वो किस में पाया जाता है, तो थैलोफाइटा में पाया जाता है। अगर पादप जगत की सबसे बड़ा अगर बात करेगा तो सबसे बड़ा पादप जगत में कौन होता है, तो थैलोफाइटा होता है। अगर बात करेगा ब्रायोफाइटा
ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा की अगर बात करेगा तो ब्रायोफाइटा है जो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर पूछेगा कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर कौन हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। फिर सबसे पादप जगत में सबसे बड़ा कौन होता है, तो थैलोफाइटा होता है। ट्रीडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है किसमें, तो ट्रीडोफाइटा में। जाइलम का काम होता है कि जड़ से जल को क्या करना है, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है। तो जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। और भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज के स्थान कहाँ पाई गई थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो नटराज पाया गया था कहाँ, तो हड़प्पा में नटराज पाया गया था। अगर बात करेगा कि हड़प्पा में कौन सा बंदरगाह था, तो लोथल बंदरगाह था। हड़प्पा में कौन सा बंदरगाह था, तो लोथल बंदरगाह था। तो लोथल बंदरगाह था कहाँ, तो हड़प्पा में। अगर बात करेगा लोथल कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में कौन सा है, तो लोथल है। लोथल गुजरात में है। और एक हड़प्पा सभ्यता का क्या था, तो एक बंदरगाह था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो उड़ीसा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक पूछेगा तो उड़ीसा है। अगर पूछेगा कि वर्ल्ड में कौन है, अगर वर्ल्ड में उत्पादक पूछेगा तो वर्ल्ड में है ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड में पूछेगा तो वर्ल्ड में हो गया ऑस्ट्रेलिया। और भारत में पूछेगा तो भारत में कौन सा है, तो वो उड़ीसा है। याद रखिएगा। अगर हम उड़ीसा से बात करते हैं तो उड़ीसा में पाया जाता है कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल कहाँ है, तो कोणार्क टेम्पल हो गया उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर पूछेगा कि लिंगराज कहाँ पाया जाता है, तो लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ हो गया, तो उड़ीसा में हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के इनमें से कौन सी एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का समर्थन करती है। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों के समर्थन करती है, तो कौन सा है, तो ILO है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा में। हेडक्वार्टर का अगर बात करेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में पड़ता है। हेडक्वार्टर हो गया जिनेवा में। और गठन कब हुआ था, तो 1919 में इसका गठन हुआ था। तो 1919 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा में पड़ता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का समर्थन कौन करता है, तो ILO करता है। अगर IMF का बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। और इसका गठन का बात करेगा तो इसका गठन हुआ था 1945 में। 1945 में काम करना स्टार्ट कर दिया था। इसका गठन हुआ था 1945 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। बोला है कि इसमें से कौन है जो साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार है और जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है, तो कौन है, तो WAV फाइलें है और एक मीड फाइलें है। तो WAV फाइलें और मीड फाइलें है जो साउंड इफेक्ट फाइलें के 2 प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। वलसारा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पियानो से संबंधित है कौन, वलसारा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी उपयोग करने पर केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा अभियान के शुभारंभ कब किया गया था, तो समग्र शिक्षा अभियान के शुभारंभ हुआ था 2018 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो लिखे हैं महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज किसने लिखे हैं, महात्मा गांधी ने। अगर पूछा कि यंग इंडिया किसने लिखे हैं, यंग इंडिया, तो यंग इंडिया भी किनका है, तो महात्मा गांधी का है।
अगर बात करते हैं महात्मा गांधी से जुड़े पॉइंट का, तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में, और 1931 में ही हुआ था इरविन समझौता। इरविन समझौता हुआ था किनको, तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। अगर हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी 1925 में। कहाँ, तो कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो भारत की पहली भारतीय महिला, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी कौन, सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे कब, तो 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किए कौन, तो जवाहरलाल नेहरू। अगर सुभाष चंद्र बोस का अगर बात करते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक लाए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था 1929 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्त बता देते हैं कि इसमें 83 तक ही प्रश्न था, और इसके आगे मैथ का दिया हुआ है, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसा पेपर मैथ और रीजनिंग का आया है। ऐसे मैथ का भी सेशन लाया जाता है, मैथ का भी सेशन देख सकते हैं। यहाँ वीडियो है, प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ एनटीपीसी से, तो वहाँ से भी मैथ का देख सकते हैं कि किस में कितना प्रश्न बना हुआ है। तो आज का प्रश्न था 83 तक। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।